हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा चैनल। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी फ़िलहाल में एआईबी की लेक्चर सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन इन अ वीडियो, जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज एआईबी के प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चंस की इस पर्टिकुलर वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ कि हमने एआईबी के सारे सब्जेक्ट्स का एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल प्रिपेयर किया है विच इज़ सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज विद देयर करेक्ट आंसर की एक्सेट्रा। और अगर आप एआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपकमिंग एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ्स आपकी प्रिपरेशन को एक और एज प्रोवाइड करेगी, एक रॉकेट स्पीड देगी। तो अगर आपको ये कंप्लीट सेट परचेज करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल, एंड द डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट हैंडल्स आर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन इटसेल्फ। तो आप वहाँ से इन नोट्स को, इन फाइल्स को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट। अब चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ एआईबी 19। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, वो कहता है कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में माना गया था। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो डील करता है सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इशूज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो ये केस नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट लेट डाउन नहीं किया गया था फॉर सोसाइटीज। देन दूसरा केस इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। येस, दिस इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसी केस में सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन whether a registered society constituted an instrumentality or agency of the state and therefore an authority within article 12। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और अजय हासिया जो है वो लीडिंग अथॉरिटी है फॉर इंक्लूडिंग सम रजिस्टर्ड सोसाइटीज विद इन आर्टिकल 12 एम्बेड। वहीं अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, दैट इज सुखदेव वर्सेस भगत राम, तो ये केस भी गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज ये जो है कंसर्न है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट से रिलेटेड, और ये लैंडमार्क केस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है फॉर टेस्टिंग सोसाइटीज़। और आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये केस भी गलत है, बिकॉज ये केस जो है वो डील करता है विद द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से, रीजनेबलनेस से एंड डिस्क्रिशन वगैरह से। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। देन दूसरा क्वेश्चन इज कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम वेव नहीं कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज बशेशन नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर। ये केस जो है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा वेव ऑफ नहीं किए जा सकते हैं। और सेवरल डिसीजंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस हैव ट्रीटेड सर्टेन फंडामेंटल प्रोटेक्शंस एज इनएलिएनेबल और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग वैलिडली वेव्ड इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें बात की गई है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज क्लॉज 4B इंसर्टेड इनटू आर्टिकल 16। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, इट वाज बाय द 81st अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो 16 का क्लॉज 4B है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, और इस क्लॉज 4B को इंसर्ट किया गया था ताकि हम रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सके, विच इज टिपिकली रिलेटेड टू रिजर्वेशंस फॉर SC ST और OBCs और पर्टिकुलर कैटेगरीज लाइक एक्स सर्विसमैन और EWS डिपेंडिंग ऑन अमेंडमेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन इज कि इट इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 239A बाय विच सीट्स आर रिजर्व फॉर women in legislative assembly of the national capital territory of Delhi. Then second option is it introduces article 338 providing for the reservation of seats for women in the House of People. Then third is it also adds article 334A which states in that the said amendment will commence after the first census have been taken after the commencement of the said act, या फिर the above stated shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years from such commencement. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो मार्क ऑप्शन नंबर बी एज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट enacts the Fair Housing Act 2024 which includes the following provisions.
Section 3 prohibits discrimination in renting or selling houses based on religion, caste or gender. देन सेक्शन 6 जो है वो पेनाल्टी लगाता है 10,000 की किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. एंड सेक्शन 10 जो है वो मैंडेटरी करता है कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो डिस्क्लोज करेंगे द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ ऑल टेनेंट्स इन द प्रीवियस 10 years. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अ सिटीजन चैलेंजेस सेक्शन 10 आर्ग्यूइंग कि वो वॉलेट कर रहा है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्शन 10 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, लेकिन इट अपहोल्ड्स द अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में कोर्ट ने कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए अपना डिसीजन दिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन को हटा दिया, बाकी का जो एक्ट है वो वैलिड है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन or answer. Now the next question is कि the reports of the Comptroller and Auditor General CAG of India relating to the accounts of a state shall be submitted to whom. ठीक है, किसको सबमिट की जाएंगी? So वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गवर्नर. ठीक है, जो कैग की रिपोर्ट्स होती है वो गवर्नर को सबमिट होती है एंड दैट इज देन प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, एंड उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह जो है वो उसको एग्जामिन करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये डिक्लेयर करता है दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 129. आर्टिकल 129 जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है दैट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and it shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself. Okay, और ये एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. वहीं आर्टिकल 119 जो है वो डील करता है विद सबमिशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट से, इसलिए करेक्ट नहीं है. और आर्टिकल जो 111 है, आर्टिकल 111 डील करता है प्रेसिडेंट के एसेंट से टू बिल्स एंड मैसेजेस व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट. एंड आर्टिकल 135 दैट इज रिलेटेड टू एडिशनल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in relation to providing advisory opinions or special references to the Supreme Court by the President. Okay, तो इसीलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 129. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है विद द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 105 दैट डील्स विद द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, और वो ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, immunity for things said and acts done in parliament and further details, privileges etc. ठीक है, और वहीं जो आर्टिकल 107 है वो डील करता है स्पेशल प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल मैटर्स से. आर्टिकल 108 deals with joint sitting of both houses and article 102 deals with disqualifications of members of parliament. ठीक है ना, कि privileges and immunities. So correct option is article 105, that is your option number B. Then which constitutional amendment act inserted provisions related to GST? So this is a very easy question, you all must be knowing it, and the correct answer is option number C, that is 101st amendment. ठीक है, इसके थ्रू ही GST के जो provisions है वो introduce किए गए थे. और आर्टिकल 246A 269A इस तरह के न्यू प्रोविजंस आए थे, जीएसटी काउंसिल आया था अंडर आर्टिकल 279A और ये सारी चीज़ें. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि कौन जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, दैट इज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से, एंड इम्पीचमेंट जो है वो दोनों में से कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा में इनिशिएट की जा सकती है बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग. ठीक है, आपको राइटिंग में नोटिस देना है एंड दैट नोटिस शैल बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड तब उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट की जाती है बाय द अदर हाउस. नाउ वी हैव कम टू AIB 18th क्वेश्चन पेपर. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कंट्री से मोटिवेट होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 301 टू 307, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के स्टेट्स के बीच में ट्रेडिंग फ्री होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारे जो आइडियाज़ है ये हमने कहाँ से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 92 है वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ बोलता है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स शैल बी एब्सोल्युटली फ्री. और इंडिया के फ्रेमर्स को ये आइडिया पसंद आया तो हमने भी आर्टिकल 301 में इस चीज़ को बोरो करके ऐड कर लिया. ठीक है, और वहीं अमेरिका से हमने क्या कॉपी किया है या क्या बोरो किया है, वहाँ से हमने फेडरेशन
रिजर्वेशन, जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के फीचर्स को बोरो किया है। और वहीं आयरलैंड से जो है डीपीएसपी लिए गए हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती हैं, और उसमें से पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो रिट होती है दैट इज़ मैंडमिस, ठीक है। मैंडमिस का मतलब होता है वी कमांड। और जब पब्लिक अथॉरिटी अपनी पब्लिक ड्यूटी फॉलो नहीं करती है तो कोर्ट उसको कमांड करता है कि आप अपनी ड्यूटी करो, उसको ऑर्डर देता है इस तरह से। वहीं क्यो वारंटो जो है ये पब्लिक ऑफिस के इलीगल ऑक्यूपेशन को चेक करता है, ना कि किसी ड्यूटी को एनफोर्स करता है। और सर्शरी लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स क्वैश करने के लिए होती है। वहीं जो प्रोहिबिशन है वो लोअर अथॉरिटी को स्टॉप करने के लिए जब वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन ले रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविजन दिया है कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पब्लिश करना होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 58th अमेंडमेंट। और ये 1987 का अमेंडमेंट है और इसने ही ऑफिशियली हिंदी वर्जन पब्लिश करने का प्रोविजन दिया था। देन नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशनड है? तो ये मेंशनड है आपका आर्टिकल नंबर 265। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मेंशनड है कि नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि टैक्स जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की लीगल अथॉरिटी से ही लग सकता है, अदर किसी भी मेथड से नहीं लग सकता है। वही जो आर्टिकल 246 है वो बात करता है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की। आर्टिकल 246, ओके। आर्टिकल 256 बात करता है स्टेट्स टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस की। और आर्टिकल 260 जो है वो फॉरेन टेरिटरी अग्रीमेंट्स वगैरह की बात करता है। नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेरीबेरी केस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960, ठीक है। इसी अमेंडमेंट ने मतलब इसी अमेंडमेंट से बेरीबेरी लैंड एक्सचेंज अलाउ हुआ था, ठीक है। और इसका जो ईयर है दैट इज 1960, टू रिमेंबर दैट। Then question is ki which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law? तो इसका correct option is option C, that is article 254, ठीक है। अगर state law और central law के बीच किसी भी तरह का कुछ conflict arise हो रहा है concurrent list में जो mentioned है, तो वहाँ पे जो center का law है, central law है, वो prevail कर जाएगा। Then next is कि what transition period was provided in the Constitution of India for changing the official language of union फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश से हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करने का ट्रांजिशन पीरियड कितना था? तो इट वाज 15 इयर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये आर्टिकल 343 में मेंशनड है कि इंग्लिश शैल कंटिन्यू फॉर 15 इयर्स। और लेटर जो है पॉलिटिकल कंसेंसस इंग्लिश कंटिन्यूड रही इंडेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन अ सिंगल पोस्ट इन द कैडर। तो इसका केस इज चक्राधर पासवान वर्सेस दिस स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक सिंगल पोस्ट जो है उस पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता बिकॉज इट बिकम्स 100% रिजर्वेशन, इस वजह से। देन नेक्स्ट इज कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये कौन से आर्टिकल का वॉयलेशन है? सो जो ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाली चीज़ है, इसका जो मतलब ये विशाखा गाइडलाइंस में आया हुआ था 1997 में। सेक्सुअल हरासमेंट को जेंडर इक्वालिटी का वॉयलेशन बताती है ये जो केस है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है। जिसमें प्रोफेशन परस्यू करने का राइट है और सेफ वर्क प्लेस जो होना जो है वो एसेंशियल है, ऐसा इस केस में माना गया था। और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ें जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है वुमेन की एबिलिटी टू वर्क फ्रीली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 19(1)(g। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 25(2)(b वर्सेस 26(b), कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कौन सी डॉक्ट्रीन से आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन हैज बीन अप्लाइड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25(2)(b एंड 26(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट करें तो दोनों को इस तरह इंटरप्रेट करो कि दोनों का जो इफेक्ट है वो कंजर्व हो जाए, ये डॉक्ट्रीन कहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट उsurpation ऑफ पब्लिक ऑफिस?
सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। इस रिट के थ्रू द कोर्ट कैन आस्क कि आखिर तुम किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से एक पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, और अगर किसी भी तरह की कोई इलीगल अपॉइंटमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड अपॉइंटमेंट हुआ है तो वहाँ पे क्यू वारंटो लगता है, एंड क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। देन नेक्स्ट इज की कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था? इसका आंसर इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये इसने ऐड किया था 10th शेड्यूल विच टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड इसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी उसमें मेंशन है, जैसे वॉलंटरली लीविंग पार्टी, ठीक है, या वोटिंग अगेंस्ट व्हिप, या इंडिपेंडेंस ज्वाइनिंग पार्टी, नॉमिनेटेड ज्वाइनिंग आफ्टर 6 months। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं वो एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड्स हैं। नेक्स्ट इज की इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ within the meaning of Article 13 Clause 2, and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void, ठीक है। In which case did the Supreme Court hold that a constitutional amendment is law under Article 13 Clause 2? So the correct answer is in the case of Golaknath versus the state of Punjab, option number D, and it is the case of 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी लॉ है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर में, और इसीलिए इट कैन नॉट वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ से पार्लियामेंट जो है उसके पास से पावर खत्म हो गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, लेकिन लेटर इस जजमेंट को पार्शली रिवर्स कर दिया गया था बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसका पूरा अपना एक मतलब टाइमलाइन थी, आप उसको इस अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज की यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, ये क्या है यूसीसी इंडिया में? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 44 में ऑफ पार्ट 4, और इसके थ्रू जो है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर्टिकल 16 के हिसाब से किस ग्राउंड पर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। ओके, दीज आर द ऑप्शंस, और ये कंप्लीटली एंटायरली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज की मिनिमम नंबर ऑफ जजेस फॉर डिसाइडिंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होती है? तो दैट इज मिनिमम शुड बी 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says कि no dash shall be deprived his property save by authority of law। तो इसका करेक्ट आंसर इज पर्सन, ठीक है। पर्सन यहाँ पे मेंशन है, ना कि सिटीजन। तो यहाँ पे पर्सन के होने का मतलब है कि सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों ही प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट इज की टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 393 में, और इसी में लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Then next question is constitutional provisions of fundamental rights are given under which part of the Constitution of India? So this is very easy. It is given under part 3 from articles 12 to 35. Then next is which of the following is not law according to article 13 of the Indian Constitution? Again an entirely barracked based so the options are rule, तो rule given है वो law होते हैं, then bylaws, then ये भी law होते हैं, custom और usage ये भी law होते हैं, इसलिए यहाँ पे not पूछा है तो यहाँ पे none of these जो है correct answer होगा, क्योंकि वो बस सारे ही लॉ होते हैं अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी स्केड्यूल जो है वो डील करती है विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्केड्यूल 7 में ही ये तीनों लिस्ट प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम AIB 16 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन बोलता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस गिवन है अंडर आर्टिकल 19, ये किस क्लॉज में दिया गया है? सो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंडर हमारे पास 6 फ्रीडम्स होती हैं, और उनमें एक राइट होता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से क्लॉज में? तो ये गिवन है अंडर क्लॉज 1E, ठीक है। और इस फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो भी लगाए जा सकते हैं, और ये मेंशन्ड होगा आपको आर्टिकल 19 के फर्दर क्लॉजेस में, जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट या फिर ST एरियाज वगैरह एक्सेट्रा, इनके बेसिस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और वहीं ये क्लॉज 1D जो है वो बात करता है मूवमेंट के राइट से, फ्री मूवमेंट इन इंडिया। क्लॉज 1B डील्स विद पीसफुल असेंबली का राइट, एंड 1C जो है वो बात करता है एसोसिएशन के राइट का। नेक्स्ट इज की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था, ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? सो इट वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल का बेसिस बना एंड सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया को एक फाउंडेशन दिया।
नेक्स्ट इज कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से एलिमिनेट किया गया था, लेकिन ये किसके टेन्योर में किया गया था? तो ये किया गया था आपके मोरारजी देसाई के टेन्योर में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने ही आर्टिकल 31 जो है वो हटा दिया था। एंड अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में गिवन है, और ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का क्या मीनिंग है? सो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, और अगर रूल मेकिंग अथॉरिटी प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है तो रूल जो है वो इनवैलिड हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो ग्राउंड है एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये किस रिट से कनेक्टेड है? सो इट इज कनेक्टेड विद सर्शरी। ठीक है, सर्शरी मीन्स क्वैशिंग इलीगल जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स। देन नेक्स्ट इज की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 22, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें कि जो आपका आर्टिकल 22 का 1 और 2 जो है वो प्यूनिटिव डिटेंशन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, और जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 और 4 है वो भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम पीरियड जो है वो पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है बाय लॉ, ऐसा गिवन है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट हुआ था? तो ये इंसर्ट किया गया था, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वहाँ से आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया, और राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। नेक्स्ट इज की ऑफिस हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर और अ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 310 ही बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की, जिसमें यह कहा गया है कि सिविल सर्वेंट्स कैन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज की द पावर टू enact a law relating to the citizenship of India is left to under the provisions of Article 11 of the Indian Constitution। ठीक है, तो सिटीजनशिप लॉ बनाने का पावर आर्टिकल 11 के अंडर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप लॉज बना सकती है, जैसे कि उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। नेक्स्ट इज की आर्टिकल 315 जो कि बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, उसमें कौन से स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट इज की देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, तो ये सही है, ये गिवन है हमको आर्टिकल 315 में। देन द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, ये मैंशनड है आर्टिकल 315 के क्लॉज 4 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, बिकॉज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज की मेनका गांधी का केस में क्या लीडिंग डिसीजन आया था? तो इसमें राइट ऑफ हियरिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 जो है दैट मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, एंड ये नेशनल जस्टिस का भी प्रिंसिपल है दैट राइट टू बी हर्ड। ठीक है, ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट वी हैव come to AIB 15th question paper, and now we will see its question one by one. So the very first question is कि Parliament may by law establish administrative tribunals under the constitution, ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? So the correct option is option number B, that is article 323A। ठीक है, यही आर्टिकल जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्लस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाने का स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड करता है, एंड इट अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट ट्राइब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, promotion, disciplinary proceedings, etc. Next question is कि the Supreme Court invoked the principle of transformative constitutionalism in the case of। So the correct option would be option number A, that is Navteej Singh Johar versus Union of India of 2018। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को बाय रीडिंग डाउन सेक्शन 377 ऑफ IPC, और कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट डिजाइन टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है दैट मस्ट बी इंटरप्रेटेड प्रोग्रेसिवली, ऐसा कहा गया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ सुरेश कुमार कौशल के केस की वर्सेस नाज फाउंडेशन, तो इसने सेक्शन 377 को अपहेल्ड किया था, और नाज फाउंडेशन 2009 में फर्स्ट टाइम दैट रेड डाउन 377 बट लेटर ऑन इट वाज रिवर्स्ड, एंड अरुणा शानबॉग 2002 के केस में दैट वाज पैथिव यूथनेशिया इशू, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर थिंग। देन नेक्स्ट इज की अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जो केस है, उसको किस चीज़ में, उस केस में मतलब किस चीज़ को चैलेंज किया गया था? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें पेटिशनर
पिटिशनर ने फाइल किया था इस केस को, मतलब रिट को फाइल किया था अंडर आर्टिकल 32, चैलेंजिंग ऑर्डर्स दैट सस्पेंडेड इंटरनेट स्टॉप्ड ऑल कम्युनिकेशंस आफ्टर आर्टिकल 370 चेंजेस एंड ऑल, अगस्त 2019 के पीरियड में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इंटरनेट एक्सेस जो है दैट इज इंटीग्रल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि गिवन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a, और गवर्नमेंट को पब्लिश करने चाहिए शटडाउन ऑर्डर्स, और रिस्ट्रिक्शन जो है वो टेम्परेरी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट एज वेल एज रिव्यूएबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 मिनिमम जजेस फॉर सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, ठीक है, जो स्टेट करता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be, कितने जजेस होने चाहिए? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 5 जजेस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होनी चाहिए दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 जजेस, ठीक है, whenever a case involves interpretation of the constitution or presidential reference. Next is कि which case held that petitioner has sufficient interest to maintain petition under article 32, so the correct option is option B, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1987 का। इसमें बिहार गवर्नमेंट रिपीटेडली जो है रीप्रोमुलेटेड ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहा था विदाउट लेजिस्लेचर अप्रूवल, और यहाँ पे जो प्रोफेसर थे डीसी वाधवा उन्होंने पीआईएल फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उनके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट नहीं है टू चैलेंज अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इसलिए ये केस जो है वो एक क्लासिक पीआईएल स्टैंडिंग केस है। नेक्स्ट इज की जस्टिस भगवतीज ऑब्जर्वेशन जो है दैट एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस ऑफ पुअर और हेल्पलेस, ये किस केस में कहा गया है? तो ये कहा गया है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1982 का केस है ये, जिसे हम अदर नेम से भी जानते हैं दैट इज एशियाड वर्कर्स केस, ठीक है, और इसी में जस्टिस पीएन भगवती ने हेल्ड किया कि एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन फाइल पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ पुअर, हेल्पलेस और डिसएडवांटेज, और इस केस ने पीआईएल की जो जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया में उसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की। नेक्स्ट इसकी जो आर्टिकल 279A है जीएसटी काउंसिल दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो है वो इंक्लूड करती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि चेयरपर्सन होते हैं, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को और फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, और ये एक कोऑपरेटिव फेडरल बॉडी होती है। नेक्स्ट इसकी इंडिया दैट इज भारत दैट शैल, तो दैट शैल बी अ इंडिया दैट इज भारत दैट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज की इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड्स, ठीक है, कौन से वर्ड्स उसको फॉलो करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है? सो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि सिविल सर्वेंट्स जो है इंडिया में वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अगर यूनियन है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, एंड इफ इट इज अबाउट द स्टेट देन इट शैल बी द गवर्नर। और ये आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 311 को सेफगार्ड करता है और किसी भी तरह की कोई आर्बिट्ररी डिसमिसल को अलाउ नहीं करता है, एंड इट ऑल्सो मेंशंस कि इट मस्ट फॉलो नेचुरल जस्टिस। ओके, नेक्स्ट इसकी राइट टू नो अबाउट इलेक्शन कैंडिडेट्स, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल से निकल के आता है? सो इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और ये चीज़ हेल्ड हुई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002 का केस है ये वहाँ पे। नेक्स्ट इज की इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द, सो द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, सो इट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट इज की जो प्रोविजंस है रिलेटिंग टू जीएसटी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए थे? सो वो ऐड हुए थे द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड। नेक्स्ट इज की जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दैट मे बी एक्सरसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन से ग्राउंड पे? सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पे भी हो सकता है, मैलाफाइट्स पे भी हो सकता है, एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पे भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट ऑप्शन होगा। Now we have reached to AIB 14. Now we will discuss its questions one by one. So the very first question is कि right to fair legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. यहाँ पे एक्ट लिखा है, गलती से आप इसको आर्टिकल रीड करिएगा। इन द केस ऑफ, तो ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? सो ये रिकॉग्नाइज हुआ था MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का जो केस था उसमें, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फ्री लीगल एड है वो पार्ट है फेयर प्रोसीजर का अंडर आर्टिकल
21, and there only Justice Krishna Iyer said that right to legal aid and counsel is a part of the procedural fairness guaranteed under Article 21. ठीक है, वहीं हुसैन आरा खातून का केस जो है वो रिलेटेड है स्पीडी ट्रायल से एज अ राइट अंडर आर्टिकल 21. मधु मेहता का जो केस है 1989 का, दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस. एंड रुदल शाह 1983 का जो केस है दैट इज related to compensation for illegal detention. So the correct option is option number B. Then we have कि writ of certiorari can be issued against. So it can be issued against judicial as well as quasi-judicial bodies both. So option A is the correct answer. Then next is कि residuary powers in India जो है वो किसके द्वारा exercise किए जा सकते हैं. So the correct option is option number A, parliament के द्वारा. और ये mentioned है under article 248 plus union list entry 97 में. And residuary power में सब कुछ आता है, इसमें सारे ही subjects होते हैं जो कि state list या फिर कॉन्क्रेंट लिस्ट में नहीं मेंशनड है. एंड इन पे जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेसिडरी पावर नहीं होता है उन, ठीक है, सिर्फ यूनियन का होता है. नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू पावर इंडिया ने किस देश से बोरो किया, किस कंट्री से बोरो किया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यूएसए से. जुडिशरी रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ जो है ये यूएस मॉडल से आया है, एंड दैट टू फ्रॉम मार्बरी वर्सेस मैडिसन का केस ऑफ 1803 का. Then next is कि enforcement of which of the following articles of the Constitution of India cannot be suspended even during the proclamation of emergency. ठीक है, तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 and 21. ठीक है, आर्टिकल 359 का क्लॉज 1 जो है वो अलाउ करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21, और ये जो है नॉन डेरोगेबल राइट्स हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज empowered to legislate with respect to a matter जो कि गिवन है स्टेट लिस्ट में इन नेशनल इंटरेस्ट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 249 ऑप्शन ए. इसमें राज्यसभा जो है वो पास कर सकती है रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट. तब पार्लियामेंट जो है उसके पास में पावर आती है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड आइटम्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सके. वहीं आर्टिकल 250 जो है वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है. वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है वो उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है. 252 में स्टेट की कंसेंट से कर सकती है, और 253 इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह में. देन नेक्स्ट इज की विच केस हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर बी. और इसको जो है इसी में बोला गया था कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स लाइफ बट नॉट डेथ. ठीक है, देन नेक्स्ट इज की द क्वेश्चन वेदर अ मनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करता है. तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो डिसाइड करते हैं, एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज की डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय. तो 10th शेड्यूल किससे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, चाहे वो स्पीकर हो इन लोकसभा या फिर चेयरमैन हो इन राज्यसभा, वही डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन इश्यूज को. एंड द केस विद विच इज रिलेटेड दिस थिंग इज किहोतो होलोहान वर्सेस जचिल्लू, दैट इज द केस ऑफ 1992. इसमें स्पीकर का जो डिसीजन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू आफ्टर फाइनल ऑर्डर. अब हम लोग आगे AIB 13 के क्वेश्चंस पे. So the very first question is कि restrictions may not be imposed on freedoms provided under Article 19(1)(a) on this ground. ठीक है, किस पे कौन सा ग्राउंड है जिस पे restriction impose नहीं हो सकता है. So defamation पे होता है, public order पे भी होता है, sedition पे नहीं होता है, and security of the state पे भी होता है. So the correct option is option number C. Okay, sedition जो है वो एक IPC में होता था, अब हमारे BNS में ये offense है भी नहीं. देन नेक्स्ट इज की राइट गारंटी टू सिटीजन ओनली इज. सो कौन से आर्टिकल है इसमें जो कि सिर्फ सिटीजन को प्रोवाइडेड है राइट्स. तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19(1)(a) विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन एक्सेट्रा. ठीक है, दैट इज ओनली गिवन टू आर्टिकल द सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स. देन नेक्स्ट इज कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. सो ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 61 कि प्रेसिडेंट को सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है ओनली फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो अदर ग्राउंड, नॉट मिसबिहेवियर, नॉट इनकैपेसिटी एक्सेट्रा. So the correct option is option number C. Then next is कि इनमें से कौन सा एक फेडरल फीचर नहीं है. written constitution is there, double set of government is also there, rigid constitution is also there, but single citizenship is not there because that is a unitary feature and not a this federal feature. Then next is कि under article 368 parliament may not amend. क्या amend नहीं कर सकती है. So वो basic structure that is option D, वो इसका correct option है, उसको amend नहीं कर सकती है. और ये basic structure का जो doctrine है that was laid down in the case of Keshwanand Bharati versus state of
केरला ऑफ 1973, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग पार्ट 3, बट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें आती है जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज की विच आर्टिकल स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, कौन सा इनमें से जो आर्टिकल है वो इससे स्टार्ट होता है? तो आर्टिकल 15 जो है, जो कि बात करता है क्या कहते हैं, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा की, वो इससे स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट इज की मैंडमस जो रिट है वो किसके द्वारा इशू की जाती है? तो वो इशू की जाती है बाय द दिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, और ये इशू की जाती है पब्लिक ऑफिशियल्स को या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज को, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ऑफ लीगल एंड और पब्लिक ड्यूटी उसको एनफोर्स किया जा सके। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसको इशू नहीं करती है, दे कैन नॉट इशू रिट्स। ओके, देन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज कौन है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज की राइट टू प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Then which of the following writs means to produce the body of a person? So that is option number डी, दैट इज हेबियस कॉपस। ठीक है, ये हेबियस कॉपस का मतलब ये होता है प्रोड्यूस द बॉडी, एंड इट इज इशूड, कब इशू किया जाता है? कब? जब रॉन्गफुल डिटेंशन हो या फिर इलीगल कस्टडी में रखा गया हो या फिर कोई भी नॉन कंप्लायंस हो विद प्रोसीजर से। सो ये मोस्ट पावरफुल रिट होती है टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड ऑल। देन नेक्स्ट इज की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन से केस में? सो इट इज द हिस्टोरिक केस ऑफ रे दिल्ली लॉज एक्ट केस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑफ 1951 इट इज, एंड ये एक लैंडमार्क जजमेंट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, और इसमें ही हेल्ड किया गया था कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनको हम फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज की सो राइट टू फ्री लीगल एड को फंडामेंटल राइट के तौर पे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में रिकॉग्नाइज किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, द केस ऑफ 1979। ठीक है, इसी केस के थ्रू हमारा जो PIL मूवमेंट है इन इंडिया दैट वाज स्टार्टेड, एंड इसी केस में स्पीडी ट्रायल को भी एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रीट किया गया था अंडर आर्टिकल 21 से लिंक करते हुए, एंड फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर, ये इस केस में ही हेल्ड हुआ था। द नेक्स्ट इज की जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड बाय, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द प्रेसिडेंट, और ये गिवन है अंडर आर्टिकल 108 जिसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट समन्स जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ AIB 12, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज enacted in, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1951 में इनैक्ट किया गया था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स 31A एंड 31B को इंसर्ट किया गया था, एज वेल एज 9th शेड्यूल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, एज वेल एज जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गिवन है अंडर आर्टिकल 19 उसमें उसको भी ऐड किया जा सके। देन द नेक्स्ट इज लैंडमार्क हेबियस कॉर्पस पिटिशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज कौन सा केस है वो? तो वो केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का 1976 का, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हेबियस कॉर्पस केस। ठीक है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में डिसाइड भी हुआ था। देन नेक्स्ट इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो किसको अप्लाई करता है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इसकी जो आर्टिकल 361 है दैट प्रोवाइड्स व्हाट? सो अथॉरिटी टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स, नहीं। अथॉरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू पास लेजिस्लेशन, नहीं। देन प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस वन। आर्टिकल 361 जो है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं हो सकते हैं किसी भी कोर्ट के समक्ष फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एंड ऑल, एंड दे कैन नॉट बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग देयर टर्म। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई अरेस्ट जो है वो नहीं अलाउड होती है, और जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो रिक्वायर करती है एटलीस्ट 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट्स रूल एंड स्टेट से, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन, एंड इट इज अ केस ऑफ 1994 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो प्रेसिडेंट का रूल है अंडर आर्टिकल 356 दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्या इनमें से डिसाइड किया गया था? सबसे पहला है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, एंड नहीं तो फिर दूसरा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। देन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज अ वेरी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसकी इनमें से कौन सा प्राइवेट राइट नहीं है? सो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव, बिकॉज ये तीनों ही राइट्स जो हैं वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं विच इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट, और इसीलिए पब्लिक राइट्स है ना कि प्राइवेट। द नेक्स्ट इज की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? सो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 50, एंड आर्टिकल 50 इज अ डीपीएसपी, जिसमें कहा गया है कि दिस वन अ स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो इंश्योर करता है। देन आर्टिकल 213 एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, कब गवर्नर जो है ऑर्डिनेंसेस ला सकता है? सो व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेजिस्लेचर सेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट कैबिनेट या फिर विद द परमिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके फाइनेंशियल रिलेशंस जो होते हैं बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, वो कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? सो वो डिफाइंड है आर्टिकल 264 से लेकर के 293 तक में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन इसकी ये जो रूल ऑफ लॉ है ये किसने डिफाइन किया था? सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज डिफाइंड बाय एवी डाइसी, ठीक है, यहाँ पे एवाई डाइसी लिखा गया है, गलती से ये लिख दिया गया होगा, इट शुड बी एवी डाइसी। देन ये जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीमेसी होनी चाहिए लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये तीन कॉम्पोनेंट्स है रूल ऑफ लॉ के। देन नाउ वी हैव कम टू द पेपर ऑफ AIB 11, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसकी जो राइट टू अपील है वो कैसा राइट है? नेचुरल राइट है, इनहेरेंट राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, या फिर डेलीगेटेड राइट है? तो ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी राइट है, अगर किसी स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है कि येस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपील, तभी आप अपील फाइल कर सकते हैं। Then next is कि the supreme commander of the defense force of India is, so it is obviously the president, so option A is the correct answer. Then retirement of age of Supreme Court judges is, so what is the retirement age? That is option number D, 65 years. Then which one is not a fundamental right? इनमें से fundamental right कौन सा है? So obviously right to property is now a constitutional right and it is no more a fundamental right, so option B is the correct answer, right to property. Then in Manika Gandhi case it was observed, क्या ऑब्जर्व किया गया था कि कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट जो है वो सही है? नहीं, राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू गो अब्रॉड इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), बट द कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे जो आर्टिकल 19(1)(a) रिटन है दैट शुड बी आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू गो अब्रॉड इज विद इन आर्टिकल 21, बट पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन मस्ट बी दिस फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ये हेल्ड हुआ था मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑफ 1978। देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं ऑन द राइट टू फ्री मूवमेंट, जो कि गिवन है अंडर आर्टिकल 19, तो इस कौन कौन से ग्राउंड्स पे? सो नंबर 1 इज की इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, येस। देन पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरेस्ट में, येस। देन इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेंस सेफ्टी, येस, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको आर्टिकल 19 गारंटीड है एंड कौन क्लेम कर सकता है? सो दैट इज ओनली द सिटीजन, सो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये कंपनीज को नहीं गिवन है, फॉरनर्स को नहीं गिवन है, एलियंस को नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को गिवन है ये राइट, ये आर्टिकल। देन नेक्स्ट इसकी जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का, दैट इज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो अक्यूज्ड पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू, so according to that article no accused person shall be compelled to be a witness against himself, option C जो है that is correct option, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड अक्यूज कैन नॉट बी फोर्स टू कन्फेस एंड ऑल, एंड ये अप्लाई करता है इन क्रिमिनल ट्रायल्स में। देन नेक्स्ट इसकी इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? सो दैट इज नोन एज द मंडल कमीशन केस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द केस ऑफ 1992, अ 9 जज बेंच डिसीजन इट वाज, जिसमें
जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन था उसको अपहेल्ड किया गया था, एज वेल एज इन्होंने डिक्लेयर किया था 50% कैप ऑन रिजर्वेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 डिसाइडेड ऑन, ये कौन से इशू पे था? सो इट वाज ऑन जजेस ट्रांसफर, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर केस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जजेस केस, ठीक है। देन नेक्स्ट इसकी जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है वो किससे रिलेटेड है? सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन ए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इससे रिलेटेड है। और इसी केस के थ्रू जो है ये बेसिस बना था पॉश एक्ट 2013 का, एंड इट इज ऑल्सो लिंक टू आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21, और ये प्रोटेक्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेसेस। नाउ वी हैव रीच टू AIB 10 क्वेश्चन पेपर। देन the very first question over here is कि जब कोई bill pass होता है by the parliament and the president, what is the status of the same? So then that bill becomes law. So this option B is the correct answer to this question. Then the next question is कि fulfilling the constitutional obligation under article 300A जो land acquisition act है वो क्या provide करता है? So option A is कि acquisition of land and taking over possession of land, या फिर assessment of compensation, या फिर payment of compensation, या फिर all of the above. तो land acquisition act इन सारे ही चीज़ों को प्रोवाइड करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इन द केस ऑफ डिले ऑल्सो, इन द केस ऑफ malicious petition also, infructuous petition also. So the correct option is all of the above, ठीक है। Then filing with the court to object owns or another's imprisonment is called, so that is known as habeas corpus. Option B is the correct answer. Then सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट में ये कहा गया था कि एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन, प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व either of the houses of the parliament shall be unconstitutional if acted without advice of council of ministers. So this was held in the case of Rao versus Indira Gandhi, जो कि केस है 1971 का। देन नेक्स्ट इज की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि उसका अपने पास ओन कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं है, बिकॉज 2019 के बाद से जो सिनारियोज हैं वो चेंज हो गए हैं। नाउ जम्मू एंड कश्मीर डजंट हैव दैट स्पेशल स्टेटस एनीमोर। देन नेक्स्ट इज की जो सेवेंथ क्वेश्चन है, दैट इज इन विच केस द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन criteria which allowed certain relaxation and marks to reserved categories in violation of article 16 clause 1 of the constitution. So the correct option is option number A, Nair Service Society versus UGC. then next is कि कौन से केस में ये हेल्ड हुआ था, दैट अनलेस आपके पास राइट ऑफ अपील है गिवन मतलब स्टैट्यूट में, तब तक आप कहीं पे भी राइट अपील का राइट लेके नहीं जा सकते, ठीक है। वो स्पेसिफिकली स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड होना चाहिए। कौन से केस में हेल्ड हुआ था? तो ये हेल्ड हुआ था राजा हिमांशुधर सिंह वर्सेस एडिशनल रजिस्ट्रार के केस में ऑफ 1962। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो कि गिवन है अंडर आर्टिकल 14, दैट इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ, सो दैट इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। उसके थ्रू हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी या वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। देन नेक्स्ट इज की जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वो कौन से आर्टिकल में गिवन है? सो वो गिवन है आर्टिकल 17 में। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज की द थियोरेटिकल पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय, कौन से आर्टिकल के थ्रू गिवन है? सो ये गिवन है आर्टिकल 368, उसी में अमेंडमेंट का प्रोविजन जो है वो प्रोवाइडेड है। सो हमने ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विच आर रिलेटिंग टू AIB, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज जुडिशरी, UGC नेट या फिर CUET वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो विच इज़ बीइंग रिलेटेड टू लॉ, उसमें भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैन अपीयर फ्रॉम हेयर इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम किसी दूसरे मेजर सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू AIB उसको डिस्कस करेंगे, और उसके भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद देयर करेक्ट आंसर्स उसमें डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।